हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को न्यूमेरिकल सहित और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए पूरा हम आज की वीडियो में पढ़ लें। ठीक है, ये कह सकते हैं आप कि मैराथन टाइप का मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम हर एक चैप्टर को 1 घंटे या 1 घंटे कुछ मिनट में कोशिश करेंगे समेटने के लिए। एक रिवीजन टाइप में आपका, अगर आप रिवीजन करना चाहोगे तो इस वीडियो के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मैं डेफिनेशन बहुत लिखवाऊंगा नहीं, शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि आपके सबके नोट्स में वो सारे डेफिनेशन रहते हैं। तो बस आप उस चीज़ को रिकॉल कर लीजिएगा। फिर मैं हर अगर फॉर्मूले आएंगे उस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल कराऊंगा ताकि आपको पता चले कि उस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आइए, तो चैप्टर हमारा कौन सा है आज का? इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए सबसे पहली और प्राइमरी चीज़ क्या होनी चाहिए, मतलब अगर आपको पहले कोई बताया कि इलेक्ट्रिक करंट है तो करंट को समझने के लिए आपके पास दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई करंट फ्लो कैसे हो रहा है, मतलब उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। जैसे हम बॉडी की पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? सेल होती है। वैसे अगर हमको पढ़ना हो इसके बारे में, करंट के बारे में या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होना चाहिए? थोड़ी देर सोचिए। तो आई थिंक आपको आता होगा इसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होनी चाहिए, मतलब किस वो बेस किस पे है जिस पे ये सारा वर्क हमारा काम कर रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला जो क्वांटिटी हमारे पास आती है, हमारी क्वांटिटी को लाइन वाइज स्टडी करेंगे जिससे क्या हो कि हम रिलेट भी अच्छे से कर पाए। तो पहला हमारा आता है, वो होता है चार्ज। ठीक, चार्ज। अब चार्ज हमारे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। ये सब आप पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में भी, एर्थ में पढ़ाया था, 7th में, एर्थ में। तो ये चार्ज हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। अब दोनों चार्ज एक चीज, हाँ, चार्ज की प्रॉपर्टी आप ये पढ़ेंगे कि अगर लाइक चार्जेस अगर रहेंगे तो आपस में क्या करेंगे? रिपेल इच अदर। ठीक है, या रिपल्सन होगा उनके बीच में। तो लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट इच अदर। मतलब अगर नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ मिलेंगे तो आपस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। सिंपल सी बात है। जब 2 अलग अलग तरह के जेंडर मिलते हैं तो आपस में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर सेम जेंडर मिलते हैं, जब बॉयज मिलेंगे तो आपस में क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा। ठीक है, मतलब उनके थॉट्स नहीं मिलेंगे, वो रिपल करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। लेकिन अगर वही बॉय गर्ल लेंगे तो उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो सेम चार्ज के साथ भी होता है। अगर वो अनलाइक है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर वो सेम है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कहेंगे तो कहेगा भाई जैसा मैं हूँ तुम भी वैसे हो, तो मैं तुम्हारे पास क्यों हूँ, तो रिपल करने लगेगा। ये चीज़ें इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब हमने चार्ज को क्यों डिस्कस किया? क्योंकि हमारा जो दूसरी क्वांटिटी थी, पहले हम इसका यूनिट पढ़ लेते। चार्ज होता क्या? चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट कूलम्ब होती है। कूलम्ब साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो उनके नाम पे इसकी यूनिट क्या पड़ गई? कूलम्ब पड़ गई। ठीक, अब हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में जितने हमारे एलिमेंट है उस पर अगर हमको चार्ज निकालना हो तो हम, एक फार्मूला होता है जो बेसिक फार्मूला सबसे माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, Q = N × E। ठीक, Q = N × E। इस पर भी छोटे मोटे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो Q = N × E। अब E क्या होता है? E होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, जो आपको पता है हमेशा कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। ठीक, क्योंकि चार्ज यूनिट क्या है? कूलम्ब। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। ये मैग्नीट्यूड है, असल में ये माइनस में होता है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं तो इतना लेके चलेंगे। ठीक, अब देखिए ये n क्या है? n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आप कहोगे सर इसका अप्लाई कैसे करेंगे? ठीक, तो मैं बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे पूछे कि हाइड्रोजन में कितना कूलम्ब चार्ज पास हो रहा है। ठीक, तो देखिए हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितने होता है? तो हाइड्रोजन 1 पे होता है, आपको पता ही है। तो एटॉमिक नंबर 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बराबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ये केमिस्ट्री की चीज़ है। ठीक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है, तो इसलिए n की वैल्यू क्या होगी? 1। तो अगर मैं यहाँ Q निकालूंगा तो n की वैल्यू 1 × 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। तो हाइड्रोजन पे चार्ज कितना आ जाएगा? 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। लेकिन अगर वही आ गया कि लिथियम पर बताइए, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। ठीक, तो 3 होता है, तो n की वैल्यू यहाँ क्या होगी? क्योंकि हमारा n क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, जो एटॉमिक नंबर के बराबर है, तो n की वैल्यू क्या होगी? 3 हो गई। तो Q = क्या हो जाएगा?
3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मल्टीप्लाई करोगे तो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ जाएगा। ये लिथियम पे चार्ज आ गया। तो एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्या होता है कि आपको क्यू दे देता है, ठीक, आपको ई की वैल्यू ये आपको याद करनी पड़ेगी। कभी कभी दे देता है क्वेश्चन, कभी कभी नहीं देता है, याद करनी पड़ेगी। और आपसे पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी की क्वेश्चन है शायद, तो उसको मैं करा देता हूं, यहीं पे करा देता हूं। पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज में आएंगे। तो यहाँ 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या रखेगा, क्या कह रहा है कि क्यू की वैल्यू क्या है, 1 कूलम है, और इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, ठीक, इतना होता है। कहाँ गिर रहा भाई। तो फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू एन इंटू ई। अब हमको n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमसे क्या पूछेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। एमसीक्यू में इसके आने के चांसेस होते हैं, लॉन्ग में नहीं आएगा कभी। तो Q बाई ई आ जाएगा। था Q कितना है 1 कूलम, और ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक, कूलम से कूलम कट गया। अब देखो 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻19 1 इंटू 10⁻19 और नीचे 1.6 आ गया, ठीक। पॉइंट हटाएंगे ये 10 हो जाएगा, 2 8 16, 2 5 10, तो वैल्यू होगी 5 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 छक्के 48, एंड देन 2 बचेगा तो 8 दूना 16, और फिर 4 बचेगा तो 5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये भी आंसर हो सकता है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अगर पूछेगा 1 कूलम, ये भी आप याद रखो तो ठीक है, वरना आप निकाल भी सकते हो ऐसे। तो अगर कहेगा 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो वैल्यू ये होगी, और पूछेगा एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा तो ये वैल्यू होगी, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछेगा तो ये वैल्यू होगी, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा एक कूलम चार्ज में कितना होगा तो ये वैल्यू होगी, ठीक। तो हमने एक क्वांटिटी चार्ज के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया, फॉर्मूला लगा के उस पर न्यूमेरिकल भी देख लिया किस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी क्वांटिटी, जो क्या है, करंट है। दूसरी क्वांटिटी क्या है, करंट है, ठीक। जैसे चार्ज को हम Q से डिनोट कर रहे थे, उसकी यूनिट क्या थी, कूलम्ब थी। तो करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, I से, इतना तो पता ही होगा। अब देखिए करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट थे तो ऐसा यूनिट अगर पूछा तो इसका एम्पियर होगा। अभी ये 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, अभी फॉर्मूले से आ जाएगा। तो करंट को हम डिफाइन क्या करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक वर्ड में अगर आप बोलना चाहें तो क्या कहेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, कंप्लीट डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, थ्रू अ कंडक्टर करके ऐसे आगे वो कहानी लिखी रहती है। मतलब की चीज यही है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का फ्लो होना कंपलसरी है। चार्ज फ्लो होगा तभी हमारा करंट उसमें पॉसिबल होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अब कहीं भी अगर रेट लिखा रहे, कहीं भी अगर रेट लिखा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज रेट का मतलब होता है कि इस जिस क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं आगे, उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ कौन सी क्वांटिटी है, चार्ज है, चार्ज ही हमारा फ्लो, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है ना, तो चार्ज फ्लो हो रहा है और मैं लिखा हूं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब ये चार्ज के को हम क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम मतलब टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, करंट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। मतलब अगर आपको ये चीज पता है तो इससे आप फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज को हमने क्या किया, टाइम से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है, करंट का होता है, ठीक है। अब देखिए चार्ज को किस में नापते हैं, तो आप बोलोगे कूलम में। टाइम को किस में नापते हैं, ऐसा यूनिट सेकंड होता है। तो एम्पियर की यूनिट क्या हो गई, सॉरी करंट की यूनिट क्या हो गई, कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। और इसी कूलम पर सेकंड को हम किससे डिनोट कर देते हैं, एम्पियर से। मतलब आपसे अगर पूछेगा डिफाइन 1 एम्पियर, ये बहुत बार पूछा है कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो क्या बोलेंगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज डन इन 1 सेकेंड देन 1 एम्पियर इज सेड टू बी डन। क्या बोलेंगे कि अगर जब हमारी कूलम की वैल्यू मतलब चार्ज की वैल्यू 1 कूलम हो जाए और सेकेंड भी, टाइम भी हमारे क्या हो जाए 1 सेकेंड हो जाए, तब हम 1 एम्पियर हमारा उस समय कहा जाएगा, 1 एम्पियर करंट कहा जाएगा, ठीक। तो 1 एम्पियर करंट इज सेड टू बी डन व्हेन 1 कूलम चार्ज डन इन 1 सेकेंड। ये डेफिनेशन इसका बन गया 1 एम्पियर का, ठीक।
अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कोई न्यूमेरिकल अच्छा सा। हाँ, एक देख लीजिए न्यूमेरिकल, मैं लिख देता हूँ। न्यूमेरिकल क्या है कि द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दिया है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। ठीक, फिर क्या कह रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन विल फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। नहीं, ये तो कर लिया हमने, इसको रहने देते हैं, ये कर लेते हैं, ये वाला कर लिया हमने। अभी वो 6.25 वाला ही आता। दूसरा न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं जिसमें इसका यूज हो। तो 4 इंटू 10⁻18 फ्री इलेक्ट्रॉन इज पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ कॉपर वायर। 4 इंटू 10⁻18 फ्री इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ कंडक्टर passing per second through a copper wire, passing per second through a copper wire। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक, ए की वैल्यू आपको याद होगी तो ठीक है, वरना इसमें दिया भी है। तो क्या कह रहा है, 4 इंटू 10⁻18 फ्री इलेक्ट्रॉन है पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ कॉपर वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। हमको करंट की वैल्यू बतानी है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमको दी है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब एन की वैल्यू दिया है 4 इंटू 10⁻18। ठीक, और हमको करंट की वैल्यू बतानी है। हमारा करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। मैं कैपिटल ले चल रहा हूं तो कैपिटल लेऊंगा, क्यू बाई टी, यही हमने पढ़ा भी यहाँ। ठीक, लेकिन हमको तो डायरेक्ट चार्ज दिया नहीं है, हमें डायरेक्ट चार्ज नहीं गिवन है, हमें दिया क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। और यहाँ पे एक टर्म बोला है पर सेकेंड। क्या बोला है यहाँ पे, क्या बोला है, पर सेकेंड। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फ्री वाले पास हो रहे हैं पर सेकेंड में, तो यहाँ टाइम की वैल्यू क्या होगी, 1 सेकेंड हो गया। तो हमने पढ़ा है कि Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई डिवाइडेड बाई टी। अभी मैंने पीछे पढ़ा था ना चार्ज को, इसलिए मैं लाइन वाइज चल रहा हूँ। सीरियल वाइज चलूंगा तो पीछे के फॉर्मूले आगे यूज होते हैं। ठीक है, जैसे अभी Q इक्वल टू एन हमने पढ़ा था, तो हमने यहाँ पे उसको पुट किया और एन बाई टी हो गया। अब एन की वैल्यू हमको गिवन है, कितना गिवन है, 4 इंटू 10⁻18। ई की वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, और टी क्या है 1 सेकेंड, तो यहाँ वैल्यू 1 हो गई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 4 जा 64 इंटू 10⁻−1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.64 एम्पियर। ठीक है, सॉल्व करें यहाँ से तो मैथ ही है, कॉन्सेप्ट बस आपका यहाँ तक था, क्योंकि Q का डायरेक्ट वैल्यू कभी नहीं देगा, कभी कभी दे भी सकता है, कभी कभी नहीं देगा। तो आप समझ जाना उसमें तब N या E दिया, E तो हमेशा वैल्यू 1.6 10⁻19 होती है, वहाँ N दिया रहेगा। और ये चीज आप टाइम के लिए मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे, टाइम है क्या आएगा, तो इसमें देखिए क्लियरली लिखा है पर सेकंड, तो पर सेकंड का मतलब होता है यहाँ टी की वैल्यू क्या है 1 सेकंड, तो कंफ्यूज ना हो जाएगा। तो ये हमने करंट को भी यहाँ बता दिया। अब यहाँ से आप Q का एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, N ही तो था ही, यहाँ से I इंटू टी भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू आई टी। मतलब यहाँ से आप चार्ज निकालना चाहें और आपको करंट दिया हो तो आप यहाँ से वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से तीसरी क्वांटिटी पे आएंगे जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तीसरी क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसको हम डिनोट करते हैं V से, जिसकी SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, तीसरी क्वांटिटी हम लेके चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम V से डिनोट करते हैं और इसका SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूं, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। ठीक, डब्ल्यू किस में नापा जाता है, वर्क किस में नापा जाता है,
वर्क वर्क एक तरह की एनर्जी है, वर्क हो एनर्जी हो, ये किस में नापे जाते हैं? जूल में नापे जाते हैं। इनका ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और क्यू का क्या था? कूलम्ब था। ठीक, तो जो हमारा 1 वोल्ट था, तो जो वोल्ट हमने यहाँ पे ऐसा यूनिट लिखा था साइंटिस्ट के नाम पे, वो जूल पर कूलम्ब के बराबर था। ठीक है, ये कहानी हमने इधर लिख लिया। अब हमसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफाइन कैसे करेंगे? दो क्वांटिटी इसमें दिख रही है आपको, एक वर्क डन और एक चार्ज। ठीक, तो जब एक इनफाइनाइट पे जो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रहता है, उसको उस जगह से, मतलब उस इनफाइनाइट पॉइंट से जिस पॉइंट पे हमको लाना है, उस पॉइंट तक लाने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ता है, वही हमारे क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, फिर से आप बोलिए कि जो हमारे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, उसको इनफाइनाइट से जिस पॉइंट पर हमें लाना है, उस पॉइंट तक लाने के लिए जितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा, वही हमारे क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, डेफिनेशन आप एक कॉपी में लिखे होंगे। अब देखिए क्या होता है, आपसे पूछेगा कि वो डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट करने के लिए क्या होगा? जो पुराना हमने सिस्टम बताया था, वही सिस्टम यहाँ भी है कि हमको जूल को 1 कर देना और कूलम्ब को भी 1 कर देना है। कि जब 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज को मतलब ब्रिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, वर्क डन टू ब्रिंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज 1 कूलम्ब फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, देन 1 वोल्ट इज सेड टू बी डन। मतलब जब वर्क की वैल्यू 1 जूल हो जाए और जो चार्ज को हम इनफाइनाइट से उस पॉइंट पे ला रहे हैं, उसकी वैल्यू भी 1 कूलम्ब हो जाए, तब हमारा 1 वोल्ट इज सेड टू बी डन होगा। ठीक है, अब हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब हाँ, एक अभी बता देते हैं। अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है नहीं, इसको भी हम V से डिनोट करते हैं। इसकी भी यूनिट क्या होगी? वोल्ट। अब यहाँ पे एक चीज इनफाइनाइट पे थी और दूसरा एक पॉइंट था जहां पे उसको ले आ रहे थे। यहाँ पे वो दोनों पॉइंट आपको गिवन रहेगा ऐसे, A और B। ठीक है, मान लेते हैं हम कि अगर VA की वैल्यू 5 वोल्ट दी है और VB की वैल्यू 3 वोल्ट दी है, तो हमसे पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VAB, मतलब VAB कि AB के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो डिफरेंस बोल रहा है, डिफरेंस मतलब क्या होता है? अंतर होता है। तो अंतर कैसे आप देखोगे? मतलब पुराना कुछ था और अब कुछ है, तो दोनों में कंपैरिजन करते हो, मतलब क्या करते हो? एक तरह से सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपको रिजल्ट अगर कुछ अलग मिलता है, वही आपको दिखता है कि भाई इतना अंतर इसके में आया हुआ है। ठीक, तो वही चीज करेंगे हम कि 5 वोल्ट यहाँ है और यहाँ क्या 3 वोल्ट है, तो कितने का डिफरेंस आया? 2 वोल्ट। तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट आया। ए की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे 5 वोल्ट है, बी की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3 वोल्ट है, लेकिन इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट है। ठीक है, डिफरेंस बोल रहा है। तो इसमें भी सेम डेफिनेशन रहता है, बस वो जो मैं जहां बोल रहा था कि फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, तो इसमें हो जाएगा फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना हमको वर्क डन करना पड़ता है, वही हमारा क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं इसके फॉर्म में लिखना पड़े ऐसे VB माइनस VA करके या VA माइनस VB, तो इसको लिखेंगे। अब VB के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इसके लिए जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? WB बाई Q। ठीक, Q तो नहीं बदलने वाली, तो पॉजिटिव है ना, ये नहीं बदलेगा, इसका वर्क डन अलग हो जाएगा। ऐसे माइनस VA के लिए लिखने जाएंगे तो WA बाई Q, कैपिटल से मैं कर रहा हूं तो कैपिटल लिख लेता है। ठीक, WA बाई Q, तो ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल का। ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, इस पे तो कभी कभी आया हुआ है छोटा मोटा, लेकिन इस पे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपको 2 पॉइंट दे देगा, उसके बीच का पोटेंशियल दे देगा और वर्क डन दे देगा, और आपसे चार्ज पूछ सकता है, या किसी एक का वर्क डन देगा, चार्ज दे देगा, और दूसरे का वर्क डन कितना किया ये पूछ सकता है। तो इधर से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, अब देखिए कि जैसे करंट को किस किस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, तो करंट को हम एमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? एमीटर से। और अगर वोल्टेज यही बोलते हैं, वोल्टेज को किससे नापते हैं? तो वोल्टेज को हम वोल्ट मीटर से नापते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, वोल्टेज को वोल्ट मीटर से और करंट को एमीटर से। ठीक, अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो चलिए यहां पे देखते हैं। रब करना पड़ेगा।
चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ऑन फ्लोइंग 0.4 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ वायर, ऑन फ्लोइंग 0.4 कूलम चार्ज between 2 points of a wire, 2 joule electrical energy is wasted. Find the potential difference between 2 points of wire. Is wasted. Find potential difference between 2 point of wire. तो देखिए, चार 0.4 कूलम का चार्ज दिया, मतलब क्यू की वैल्यू क्या दी है 0.4 कूलम, ठीक। बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हम मान लेते हैं ए और बी है, ए और बी के बीच में जो चार्ज है वो कितना है 0.4 कूलम है। यही क्या हो रहा है, 2 पॉइंट के बीच में फ्लो कर रहा है, ठीक है। इन 2 पॉइंट के बीच में ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। फिर क्या कह रहा है 2 जूल, 2 है ना, हाँ 2 है, तो 2 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेस्टेड, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब इसमें कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, मतलब आपको इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं, जो वेस्ट हो रहा है। तो जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वर्क दे दिया है, तो कितना वर्क हो गया, वर्क हो गया 2 जूल। और आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो वी ए बी इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू कितना दिया है 2 कूलम और ये 2 जूल और ये 0.4 कूलम, यहाँ से कटेगा और ये 5 आ जाएगा, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 5 वोल्ट, ठीक, 5 वोल्ट। तो ऐसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल इस पे भी आ जाते हैं। अब इसके बाद से कौन सी क्वांटिटी आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद से, अभी रेजिस्टेंस वगैरह पे बाद में आएंगे, पहले हम उसके पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट का देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट, देखिए ये होता है प्लस माइनस, इसको कहते हैं सेल। बड़ी डंडी जिधर रहेगी वो पॉजिटिव टर्मिनल दिखाएगा, छोटी डंडी जिधर रहेगी वो नेगेटिव टर्मिनल दिखाएगा, ठीक है। अब यही बहुत सारे सेल लगे रहते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं बैटरी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बैटरी, ठीक। बस इसका साइन देख लीजिएगा, कनेक्टिंग वायर का साइन होता है ये, ऐसे अगर रखा रहा तो ये होता है कनेक्टिंग वायर, ठीक है। फिक्स्ड रेजिस्टेंस और रजिस्टर अगर रहा, फिक्स्ड रेजिस्टेंस और रजिस्टर रहा तो इसको अभी रेजिस्टेंस रजिस्टर के बारे में बात करेंगे। अगर ऐसे रहा तो ये होता है फिक्स्ड रेजिस्टेंस या रजिस्टर, और इसी में अगर ऐसे करके रहा तो ये वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस या रजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक, जिसको रियोस्टेट भी बोलते हैं, तो कहीं कहीं वर्ड वो भी लिखा रहता है। अब ये अगर ऐसे डिनोट किया है तो इसको कहते हैं वायर पॉइंट, ठीक। अगर फिगर कुछ ऐसे ऐसे बनाया गया है तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो वायर है वो क्रॉस कर रहा है लेकिन कांटेक्ट में नहीं है, तो ये हो जाएगा वायर क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट, ठीक। आगे क्या है, अगर ये ऐसे लिखा है ए में तो ये अमीटर होता है, और इसी शेप में कुछ एरो इसमें ऐसे दिखाया जाता है, ठीक। ए लिखा है तो अमीटर, इसमें बी लिखा है तो अंडरस्टूड है वोल्ट मीटर, ठीक है। और
अगर ये ऐसे दिखा रहा है या ऐसे दिखा रहा है, मतलब ये ऐसे या ऐसे, ये दो अगर साइन दिखा रहा है तो ये किसका साइन है? ओपन स्विच का साइन है। स्विच हमारा क्या है? ओपन है उस टाइम। और अगर ये बिंदु करके ऐसे दिखा देगा बीच में, ये किसका साइन है? क्लोज्ड स्विच का साइन है। ठीक है, कितने सारे आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होंगे। अगर एक केवल पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होगा तो इलेक्ट्रिक सेल हो जाएगा, अगर बहुत सारे ऐसे सेल लगे होंगे तो उनको बैटरी कह लेंगे। कनेक्टिंग वायर का सिंपल सा ऐसा साइन होता है, वायर पॉइंट का ऐसे डॉट करके दिखा देगा, वेरिएबल स्टेट का ऐसे एरो दिखाएगा, जो फिक्स्ड वाले में वो ऐसे दिखाएगा। इसका मतलब होता है वायर क्रॉस तो कर रहा है लेकिन इसके कॉन्टेक्ट में नहीं है, इसके ऊपर से जा रहा है। ए लिखा रहेगा तो मीटर, बी लिखा रहेगा तो वोल्ट मीटर, और अगर स्विच वैसे रहेगी तो ओपन स्विच, और बीच में अगर यहाँ पे डॉट आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा स्विच क्या है? क्लोज्ड है। ठीक है, ये आप अपने कॉपी में अगर नहीं बनाया तो बना लीजिएगा, बाकी बनाया तो अच्छी बात है। अब इसको सर्किट में कैसे यूज करेंगे? सर्किट आप बना लीजिए ऐसे, इसमें क्या है? यहाँ पे लाके एक मीटर लगा देते हैं और ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, यहाँ आप बल्ब लगा लो, ये बल्ब हो गया, ये हमारी बैटरी हो गई, ये स्विच हो गया, ये मीटर हो गया, ये वायर हो गया। तो ऐसे आप बना सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। एक चीज़ इसी के अंदर मैं उधर छूट गया था, बता देता हूँ कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज का फ्लो होता है, मतलब चार्ज जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ठीक, ये मैं मैग्नेटिक फील्ड वाले में बता चुका हूँ। और अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट अपोजिट होता है, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगा, और चार्ज इसके जस्ट अपोजिट होता है। तो ये याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन का जिधर डायरेक्शन होता है बहने का, फ्लो होने का, उसके जस्ट अपोजिट में करंट का डायरेक्शन का, चार्ज का होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है तो मैं अगर बोल रहा हूँ करंट की डायरेक्शन इधर होगी, इधर मैं बोलूँ करंट की चार्ज की डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन अगर इधर होगी आई, तो हमारे इलेक्ट्रॉन का इधर होगा। ठीक है, अगर ये इधर जा रहा है ये इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिज्म में इसका बहुत यूज हुआ है। ठीक, अब आते हैं रेजिस्टेंस पढ़ने। तीन क्वांटिटी हमने पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ लिया। अब आते हैं चौथी क्वांटिटी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के पहले हम क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का डेफिनेशन क्या होता है बताओ? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, तो ये हमारा होता है, लेकिन ये डेफिनेशन अधूरा होता है। बच्चे ये याद रखते हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, लेकिन ये डेफिनेशन क्या होता है? अधूरा होता है। आपको इसके साथ बताना पड़ेगा कि एट कांस्टेंट फिजिकल टेम्परेचर, फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर। तो आप अगर आपने डेफिनेशन में ये नहीं लिखा कि एट फिजिकल कंडीशन, या मतलब जिस एग्जांपल में टेम्परेचर या एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी लिखोगे तो आप भी चल जाएगा। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा कि एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, तब लिखना पड़ेगा कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड बिटवीन द, मतलब बिटवीन टू पॉइंट्स और इनसाइड द कंडक्टर। ठीक, तो अब यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या आता है? V इज इक्वल टू RI। ठीक है,
तो आर यहीं से क्या होता है, V बाई आई, और यही आर जो कांस्टेंट आता है ये हमारे क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो करंट हमारा फ्लो करता है कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस के या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन ये ओम्स लॉ कब वैलिड होगा, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर पे। अब देखिए ये चीज़ें हमारी डेफिनेशन में ऐसे लिखी जाती है, लेकिन मैथमेटिकल में हम इसको क्या करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, V इक्वल टू आर है, क्योंकि आर क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि कांस्टेंट हमेशा हटा दें तो ये आर वी बन जाता है, तो ऐसा नहीं है, कांस्टेंट आपका ऐसे भी हो सकता है, ठीक। तो हम यहाँ से V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। तो मैथमेटिकली रिलेशन ये आई आर या आर आई होता है, और दिखाते हो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, V बाई आई। तो अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई करंट करेंगे, तो रेजिस्टेंस हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप यहाँ नोट कर लीजिए, ठीक। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप आई से आई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, V बाई आर करके, ठीक। अब देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ये होती है ओम। इसको रिप्रेजेंट कुछ ऐसे करके बनाया जाता है। और क्या इसका यूनिट बता सकते हैं, 1 ओम बराबर किसके हो सकता है, तो जब वोल्टेज क्या वोल्टेज की यूनिट क्या है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है, वोल्ट, और करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर। तो पूछेगा कि 1 ओम रेजिस्टेंस कब कहा जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर 1 ओम चाहिए मुझे, तो ये वोल्ट को हम 1 कर दे और एम्पियर को भी हम क्या कर दें, 1 कर देंगे, तो हमारा 1 ओम वहाँ पे मिल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि अगर किसी को भी 1 ओम डिफाइन करना है तो उसके मैथमेटिकल टर्म में जाइएगा, उसके यूनिट लिखिएगा, उस यूनिट को 1 1 बना दीजिएगा, तो बता दीजिएगा कि हाँ ये फिर ये 1 के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, न्यूमेरिकल की बात पे तब आएंगे। ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है ये देखते हैं। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ लिख ही देता हूँ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। और चौथा होता है रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो लेंथ पे करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब एरिया पे भी करता है, टेम्परेचर पे भी करता है, कैसे करता है मैंने बता दिया, और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी ये डिपेंड करता है। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को एक साथ मर्ज करूँ, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, अगर इन दोनों को मर्ज करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। अब डायरेक्ट ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो वो कांस्टेंट होता है रो, क्या बोलते हैं इसको, रो, पढ़ते इसको रो है क्या ये, रेजिस्टिविटी। अभी तक हमने उधर क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा, ठीक, और ये क्या है, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी यहाँ इसी का दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये भी कहीं कहीं लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से अगर मैं रो निकालूँ, मतलब रेजिस्टिविटी का अगर फॉर्मूला निकालूँ तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए डिवाइडेड बाई लेंथ। रेजिस्टेंस को किसमें नापते हैं, ओम में, एरिया को मीटर स्क्वायर में, और लेंथ को मीटर में, तो मीटर से मीटर कट गया, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। इसकी यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर, ठीक। अभी रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान रखिएगा। रेजिस्टिविटी कभी भी क्रॉस सेक्शन पे या लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब वायर के डायमेंशन क्या है इस पे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करती है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल को आप बदलेंगे तभी रेजिस्टिविटी बदलेगी। आप वायर को 4 गुना कर दो, एरिया को 3 गुना घटा दो, उससे रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे पड़ेगा, ठीक। और दूसरा इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। तो ये केवल नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये केवल नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है,
इंडिपेंडेंट, यहां लिख भी देता हूं वो पॉइंट कि इंडिपेंडेंट ऑन डायमेंशन ऑफ वायर, डायमेंशन ना बोल के क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, इंडिपेंडेंट है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब हमने पढ़ लिया न्यूमेरिकल, अब कुछ इस पे देख लेते हैं, आगे कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा बताने वाला, ठीक। टेम्परेचर का अगर आया तो बता दीजिएगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। हाँ, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन कुछ नहीं होता है, इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को क्या करता है, रोकता है, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट या अपोज द फ्लो ऑफ करंट, इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, या अपोज लिखा रहे हैं या रजिस्ट लिखा रहे हैं, दोनों सही है, ये रोकता है, करंट के फ्लो को क्या करता है, रोकता है। अब देखिए, अगर आपको रेजिस्टिविटी डिफाइन करनी होगी तो आप कहेंगे जो रेजिस्टिविटी है किसी भी मटेरियल की, वो हमारे रेजिस्टेंस के बराबर होती है, कब, जब लेंथ हमारी 1 मीटर हो जाए और एरिया हमारा 1 मीटर स्क्वायर हो जाए। इसका भी डेफिनेशन पूछा गया है, तो रेजिस्टिविटी को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो क्या कहेंगे कि जो रेजिस्टिविटी होती है हमारी, वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है, कब, जब हम लेंथ ऑफ वायर कितना लेते हैं 1 मीटर और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब लेंथ को 1 और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर रख लेंगे तब हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के यहाँ से, या एरिया को 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ को 1 मीटर रख लेंगे तो रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये डेफिनेशन आप यहाँ से बना सकते हो। तो ये थियोरेटिकल चीज में इतना ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में था जो इंपॉर्टेंट था। अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम अगले क्वांटिटी पे स्विच करेंगे। एक ये देख लीजिए न्यूमेरिकल, क्या कह रहा है कि अ कंडक्टर इज रीड्रॉन बाय पुलिंग इट अंटिल इट्स रेडियस इज 1/3 whenever its physical state remains as compare the new resistance। लिख देता हूं, अ कंडक्टर इज redrawn by pulling it, redrawn by pulling it, redrawn by pulling it until its radius, until its radius is 1/3, is 1/3 whenever its physical state remains same compare the new resistance। फिजिकल स्टेट क्या करे, रिमेन सेम है, तो कंपेयर न्यू रेजिस्टेंस, ये बताना आपको, कंपेयर न्यू रेजिस्टेंस, फिजिकल स्टेट सेम है, ठीक है। तो आपको नए रेजिस्टेंस के बारे में बताना है, बस क्या लिखा है कि इट्स रेडियस इज 1/3, इसका रेडियस क्या हो जा रहा है 1/3 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए R इक्वल टू हमने पढ़ा था अभी रो L/A, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है लेंथ के बारे में, एरिया के बारे में, लेकिन हमको इसमें रेडियस के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो रेडियस कहाँ से आ गया, तो हम क्या करेंगे भाई, वायर कैसा होता है, वायर में हम क्या करेंगे, ऐसे वायर टाइप का हम बना लेते हैं और एरिया इसकी क्या हो जाएगी πr², ठीक है। तो एरिया की जगह पे हम क्या रखेंगे, कहीं भी अगर आएगा तो πr² रखेंगे, πr²। और देखिए बाकी चीजें क्या कह रहा है कि फिजिकल स्टेट सेम हूं मैं, बाकी चीजें सेम हूं मैं, तो L कोई मतलब नहीं है, ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रहा है केवल रेडियस, रेडियस हो कितनी रही है, खींचने के बाद से उसकी रेडियस 1/3 हो जा रही है, ठीक है, मतलब 1/3 हो जा रही है, ठीक।
R1 इक्वल टू, अब देखिए, तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो R इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर, R इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, R1 इंटू R1 स्क्वायर इक्वल टू R2 इंटू R2 स्क्वायर। कैसे, अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा, R इंटू R स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये लिखूंगा ना, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से मैं लिखूँ तो R1 बाई R2 इक्वल टू R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत, R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर, ठीक। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। अब हमको दिया क्या है क्वेश्चन में कि रीड्रॉन बाई पुलिंग इट अंटिल इट्स रेडियस इज 1/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमको मतलब R2 क्या हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है, और हमको नया रेजिस्टेंस निकालना होता है। R2 की वैल्यू क्या, मतलब R2 ये वाला और स्मॉल R2 R1/3 दिया है, पुट करके देखते हैं, ठीक है, 1/3, ठीक है, आना चाहिए। तो R1 बाई R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 R1 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर। R1 कट जाएगा, 1/3 का स्क्वायर कितना होगा, 1/9। तो R1 बाई R2 बराबर हो जाएगा 1/9। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 9R1। मतलब पुराने वाले रेजिस्टेंस से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नया वाला जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा। मतलब पुराने वाले रेजिस्टेंस के 9 टाइम्स हमारा नया वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ तो कोई R1 की वैल्यू नहीं दी थी, R1 की मान लीजिए मैं सपोज करके 2 ओम दे दे रहा हूँ, तो जो मेरा नया रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो कितना निकलेगा, 18 ओम निकल के आएगा। कब, जब हम रेडियस को 1/3 कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए मैं R1 की वैल्यू कुछ भी दे दूंगा तो इसमें बस मल्टीप्लाई करके हमको नया रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ और देखिएगा जो मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ इसी न्यूमेरिकल में, कि कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा था, एक ऐसा क्या है कि हमने एक वायर लिया है जिसकी लेंथ को डबल, मतलब एक वायर लिया है जिसका रेजिस्टेंस R है, लेंथ क्या है L है, और एरिया क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है। फिर मैंने उसको क्या किया, खींच कर उसकी लेंथ को डबल कर दिया, तो अब नया रेजिस्टेंस क्या होगा ये बताइए, ठीक। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, क्या कह रहा है कि हमने एक वायर लिया जिसकी रेजिस्टेंस R थी, उसकी लेंथ L थी और एरिया A था, इस समय रेजिस्टेंस क्या होता है, ρ L/A के बराबर हो गया। फिर उसने कहा कि मैंने इसको खींच के वायर को की लेंथ को 2L कर दिया, ठीक। तब हमारा जो नया रेजिस्टेंस आएगा कितना आएगा, तो याद रखिएगा जितना हम खींचते हैं, आप प्रैक्टिकली भी इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने घर में, अगर वायर हो तो वायर को आप जैसे खींचोगे तो उसकी एरिया उतनी ही क्या होगी, कम होती जाती है। तो अगर आप 2L खींच रहे हो तो एरिया उसकी A/2 कम हो गई, अगर आप 3 टाइम्स खींच रहे हो तो 3 टाइम्स उसकी एरिया कम हो गई, अगर आप 4 टाइम्स खींच रहे हो तो उसकी एरिया 4 टाइम्स कम हो गई। इन द सेम में अगर एरिया कम हो रही है, लिखा रहा है कि मतलब एरिया उसकी हाफ हो जा रही है, तो उसका लेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में अपोजिट है, याद रखिएगा। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि लेंथ डबल हो जा रही है, तो क्वेश्चन में बोलेगा नहीं एरिया के बारे में कुछ भी, लेकिन आपको अपने आप से खुद दिमाग लगाना है कि एरिया क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो हमारे A2 निकलेगा वो A/2 हो जाएगा और L2 की वैल्यू 2L हो जाएगी। अब फिर हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा रो, L2 की जगह पर रखेंगे 2L और एरिया की जगह क्या रखेंगे A/2, ठीक। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, मतलब रो इंटू 4L/A, तो इसको लिख सकते हैं 4 रो L/A। तो R डैश की जो वैल्यू आएगी नई वाली रेजिस्टेंस वो 4 इंटू, अब रो L/A की जगह पे क्या था, ये R था, 4 इंटू R, ठीक है। मतलब जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो 4 गुना ज़्यादा होगा पुराने वाले की तुलना में। कब, जब हमारी लेंथ डबल हो जा रही है, क्योंकि तब एरिया क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यहाँ अगर ट्रिपल लिखता 3L तो एरिया हमारा A/3 हो जाता है। यहाँ दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि आपको लेंथ ना कहे कि इसकी एरिया A थी और बाद में A/2 हो गई, तो अगर A/2 एरिया हो जा रही है तो वहाँ लेंथ हमारा क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ट्रिक भी मैं बता दे रहा हूँ कि कभी भी अगर ऐसा होता है इस वाले में कभी भी अगर ऐसा होता है तो ये होता है R डैश इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R,
ये क्या है, ट्रिक्स है। एन क्या है, वो जो बोल रहा है कि लेंथ उसकी डबल हो जा रही है, ट्रिपल हो जा रही है, 4 गुना हो जा रही है, 5 गुना हो जा रही है, थ्राइस, फोर्थ, ऐसे करके, तो वो एन की वैल्यू है। तो यहाँ कितना बोला है, एन की वैल्यू डबल हो जा रही है। डबल मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई है। तो इसलिए यहाँ नया रेजिस्टेंस क्या निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू आर, ये हो जाएगा 4R। ठीक है, जो आपका यहाँ पे निकल के आ गया था। तो ये लॉन्ग मेथड था। अगर एमसीक्यू में आएगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हो। अगर यहाँ पे कह दे कि हाँ मतलब लेंथ डबल होगी, ट्रिपल होगी, ऐसे कह दे तो ठीक है। ठीक, तो ये लेंथ वाले पे ही अप्लाई कीजिएगा। हाफ बोले तो उसमें भी 2 याद रखना है। 3 टाइम्स बोले उसमें भी, जो मतलब टाइम्स में बोल रहा है या मल्टीप्लाई कर रहा है, उसी वैल्यू को हम एन माने हैं। ठीक है, तो उसको स्क्वायर करके यहाँ से वैल्यू आप शॉर्ट ट्रिक्स में, ये एमसीक्यू में आप करके निकाल सकते हो। ठीक, तो इस पे एक न्यूमेरिकल हमने करा दिया। अब आते हैं हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। <clears throat> 50% हमने टॉपिक इस चैप्टर का कवर कर लिया है विद न्यूमेरिकल। तो पहला होता है हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट होता है और क्या चीज वेरिएबल होता है। क्या चीज कांस्टेंट होता है और क्या चीज वेरिएबल होता है। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट होती है, क्या चीज वेरिएबल होती है, ये ध्यान में रखिए। तो इसमें जो हमारा आई होता है वो कांस्टेंट होता है, वेरी नहीं करता है, और जो वी होता है हमारा ये डिफरेंट होता है या ये वेरिएबल होता है। ठीक है, बस इतनी अगर चीज आपको पता है तब डेरिवेशन वगैरह या न्यूमेरिकल वगैरह कर लोगे। तो मैं एक सर्किट ऐसे रफली बना देता हूँ डेरिवेशन दिखाने के तौर पे, क्योंकि यूपी बोर्ड वगैरह वालों में, मतलब यूपी बोर्ड वगैरह के यूपी बोर्ड वालों में डेरिवेशन बहुत पूछा गया। पैरेलल वाला ज़्यादा है, इसका नहीं आता है, फिर भी बता दे रहा हूँ। R1 R2 R3 ये रहा, यहाँ वोल्टेज रहा। ठीक, करंट आई हमारा इसमें फ्लो कर रहा है। तो हमने पढ़ा, अब देखिए, तो अगर मैं V इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, I बाई V इक्वल टू क्या पढ़ा था, I इंटू आर। ठीक, क्या चीज़ कांस्टेंट है, तो I कांस्टेंट है, और क्या वेरी कर रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा है। बस ये चीज़ हमको पकड़ के चलना है। तो अगर मैं V1 के लिए निकालूँ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसका V1 होगा, इसका V2 होगा, इसका V3 होगा। तो V1 के लिए निकालूँ तो I तो कांस्टेंट है लेकिन रेजिस्टेंस R1 है। V2 के लिए निकालूंगा तो I कांस्टेंट, रेजिस्टेंस R2। V3 के निकालूंगा तो I कांस्टेंट, रेजिस्टेंस R3। तो यहाँ से अगर मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहूँ तो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये हो जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3। इसकी जगह पे वैल्यू पुट करो, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। यहाँ से I कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये जो V है ये किसके बराबर है, तो I इंटू आर इक्विलेंट समझ लेते हैं। ये I R इक्विलेंट के बराबर है। यहाँ से I कैंसल आउट हो गया, तो R इक्विलेंट की वैल्यू क्या हो गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ गया आपका सीरीज में। अब ये 3 बना हो, इसका मतलब ये नहीं कि 3 रेजिस्टेंस सब होगा, ये आप आगे भी ले सकते हैं, इसके आगे जितना रेजिस्टेंस बना होगा। ठीक, अब आते हैं कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होगा। क्या रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो इसमें इसका अपोजिट कि यहाँ पे I क्या होता है, डिफरेंट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, कांस्टेंट होती है। फिगर बना देता हूं, ये हो गया R2, ये हो गया R3, R1 R2 R3। ये मैंने लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए वोल्टेज से, और ये हमारा करंट इसमें सप्लाई हो गया। फिर वही फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, V इक्वल टू IR होता है। तो जो चीज़ डिफरेंट है हमको उसी टर्म में लिखना है, याद रखिएगा ये चीज़। तो यहाँ पे हम डिफरेंट क्या, I है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो इसमें यहाँ से करंट I जा रही थी, लेकिन इस वाले में क्या पहुंची, इस वाले में I1 गई, इसमें I2 गई, और इसमें I3 गई। इस जंक्शन से करंट हमारी क्या हुई, बट गई। तो जब करंट बट जाए तो समझ जाना वो सीरीज किस में है, पैरेलल में है। ठीक है, ये पहचानने का तरीका होता है। यहाँ करंट हमारी बट नहीं रही थी, यही I पूरे सर्किट में घूम रहा था, बट नहीं रहा था। ठीक है, तो जहाँ करंट बटे वो पैरेलल, जहाँ करंट ना बटे वो सीरीज। अब यहाँ से देखो, मैं अगर निकालूं तो नेट करंट अगर बोलूंगा तो कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 अगर निकालूंगा तो V बाई, अब देखो इसमें V तो कांस्टेंट है, V तो कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस, तो V बाई R1 हो जाएगा। I2 के लिए V बाई R2 हो जाएगा, और R3 के लिए V बाई R3 हो जाएगा।
फिर हम इसी में रखते हैं तो आई इक्वल टू हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब ये आई की जगह पे क्या आता है, V/R था, पुट कर दो V/R इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V कॉमन है, निकाल लो, निकाल लिया, 1/R1 1/R2 1/R3, ये V/R हो गया, V से V कट गया तो आ गया 1/, इस R को R इक्विवेलेंट मान लो, तो ये इक्विवेलेंट हो गया, ये इक्विवेलेंट हो गया, कहीं कहीं R डैश भी लिखा रहेगा, आपकी जो मर्जी वो मान लो, अलग बस उसको डिनोट कर देना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आपका आ गया क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये वाला डेरिवेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले ये लिखना है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, फिर बताना है कि ये होगा क्योंकि आई डिफरेंट है, वी कांस्टेंट है, फिर ये लिखना है, फिर उसको इसके अरेंज करके यहाँ पे आप डेरिवेशन कर सकते हो डायग्राम दिखा के, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया हमने, सीरीज पैरेलल हो गया, सीरीज पैरेलल के बाद से अब लास्ट टॉपिक क्या है इसमें पढ़ने वाला, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड देन पावर है, उसके बाद से इन तीनों पे हम न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कुछ करके ऐसे टॉपिक का नाम होता है। अब देखिए जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी में लिखा हूं, ये एनर्जी है एक तरह की इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये दो चीज से बनी होती है। कौन कौन सी दो चीज, एक होती है हमारी लाइट एनर्जी और एक हीट एनर्जी, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारी वो दो चीज से बने थे भाई, हमको बल्ब अगर जल रहा है तो उसे क्या मिल रहा है, एक तो रोशनी मिल रही है, लाइट मिल रहा है, और दूसरा वो थोड़ी देर चलता रहता है, मतलब ज्यादा देर तक वो लगा रहता है, तो उसमें से क्या हीट प्रोड्यूस होता है, गर्म हो जाता है, आप कभी टच करके उसको देखोगे तो, ठीक। तो वही हीटिंग जूल्स ने का लॉ क्या था इस हीटिंग इफेक्ट पे, वही हम इसमें पढ़ेंगे। तो जूल्स ने कहा था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में जूल्स ने अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ इट स्टेट्स दैट जो हमारा हीट एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है जो फ्लो कर रहा है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम होता है। मतलब करंट जितना ज़्यादा फ्लो करेगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है हमारा हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक। जो रेजिस्टेंस उसमें है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा हीट एनर्जी, और जितनी देर तक वो हमारा सप्लायर है या जो भी एप्लियंसेज वो चल रहा है, जितनी देर तक जलेगा उसमें उतनी हीट एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जितनी देर तक बल्ब जलेगा वो उतना ज़्यादा गर्म होता जाता है, ठीक। तो ये चीज़ पे तीन चीज़ पे वो क्या किए थे, बताए थे उन्होंने अपने डेफिनेशन में, ठीक है। कि कोई किसी में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हीट एनर्जी हमारी उसमें आएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, कॉन्स्टेंट को अगर 1 मान लें हम तो, ठीक है, K इक्वल टू 1 मान लिया तो हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पूछा हुआ था, आप इतना लिख लोगे इसको, लेकिन वर्ड में लिखना ये एक्सप्रेशन के साथ, ठीक। अब देखिए ये एनर्जी भी क्या है, एक तरह का वर्क डन ही कर रही है, क्योंकि वर्क डन करने मतलब वर्क डन करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना। तो एनर्जी लिखा हो या वर्क डन लिखा हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आप एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाए थे, वर्क डन का तो लिखवाए नहीं थे। तो ये जो एनर्जी का फॉर्मूला यही वर्क डन का भी फॉर्मूला है। अब वर्क की एनर्जी क्या, वर्क की यूनिट क्या थी, जूल थी, एनर्जी की भी क्या होगी, हीट एनर्जी की भी क्या होगी यूनिट, जूल होगी, ठीक। बाकी कैलोरी अर्ग में हर जगह दिया रहता है, अलग अलग जगह पे दिया रहता है, ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, जूल होती है। तो एक फार्मूला होगा ये। अब और फार्मूला इसके क्या है, H इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी तो लिख ही लिया था, और एक H इक्वल टू क्या होता है, वी आई टी, ठीक। ये तीन फॉर्मूले हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। आप एक दूसरे से इसको डिराइव कर सकते हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। ये वर्क डन लिखा रहे हैं या हीट एनर्जी लिखा रहे हैं, उनके ये तीन फॉर्मूले हैं। अब ये तीन फॉर्मूले क्यों बनाए गए, क्योंकि कभी कभी मान लीजिए आपको ऐसे दे दे कि टाइम दे दे, रेजिस्टेंस दे दे, पोटेंशियल दे दे, करंट दे ही ना, तो आप ये वाला लगाओगे। कभी कभी आपको करंट दे, रेजिस्टेंस दे दे, वोल्टेज देना, टाइम दे दे, तो ये लगाओगे। वोल्टेज और करंट दे दे, ये रेजिस्टेंस ना दे, तो आप ये वाला लगा के उसका हीट एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए तीन अलग अलग फॉर्मूले आए हैं, ये एक से ही डिराइव होकर आए हैं, ठीक है। अब देखिए
जैसे ये वी आई टी है, डिराइव में दिखा देता हूँ, वी आई टी है तो वी इक्वल टू क्या होता है हमारा, हमने पढ़ा आई आर होता है, तो वी की जगह पर आई आर पुट करें तो आई आर इंटू टी होगा, तो ये क्या बन गया, आई स्क्वायर आर टी बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। तो ये इसी चीज़ से डिराइव होके आए हैं, हम उस पर नहीं आएंगे। बाकी वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, सॉरी आई आर होता है, ठीक। तो यहाँ से मैं आई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर बाई, सॉरी आई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वी बाई आर, यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, तो आर से आर कट जाएगा तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपको अगर एक याद है तो दूसरे में पुट करके आप निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लिया तो वेरी गुड, ठीक। अब आते हैं हम पावर पे, पावर, तो पावर का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखो यहाँ पे क्या आ गया, रेट आ गया ना फिर से, तो इसका मतलब क्या, वर्क को क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। तो पूछेगा डिफाइन 1 वाट पावर, तो वर्क को किस में नापते हैं, जूल में नापते हैं, टाइम को किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। तो 1 वाट पावर कैसे डिफाइन करोगे, तो व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन 1 वाट पावर इज सेड टू बी डन, ठीक। ये यहाँ से हो गया। अब देखो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क की या हीट एनर्जी के हमारे इतने सारे फॉर्मूले हो गए, तो क्या करोगे, अगर मैं पहले वाले पे रखूँ तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, टी से टी कटा तो फॉर्मूला क्या बन गया, वी स्क्वायर बाई आर। दूसरे में क्या रखेंगे, आई स्क्वायर आर इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, टी से टी कटा तो आई स्क्वायर आर। तीसरे में क्या रखेंगे, वी आई टी डिवाइडेड बाई टी, टी से टी कटा तो वी आई। सिंपल सी बात है कि सेम फॉर्मूला है, बस इसमें से हम टी उड़ा देंगे तो पावर बन जाएगा, टी जोड़ देंगे तो हीट एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। तो इस पे भी न्यूमेरिकल आपके आते हैं, ठीक। और कुछ आपका कुछ छूट तो नहीं रहा। हाँ एक चीज और कि 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 की पावर -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर, ये म्यू ए लिखा हुआ है, इसको माइक्रो एम्पियर, ये होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। ऐसे मिली वोल्ट और माइक्रो मेगा वोल्ट करके भी आता है, किलो वोल्ट करके भी आ सकता है। हाँ एक होता है ये कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट, ठीक। ये कन्वर्जन आप याद रखिएगा। और कुछ तो नहीं छूट रहा। एक चीज और, एक चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो छूट रहा है, 1 किलो वॉट हार, मैं इधर लिख देता हूं 1 किलो वॉट हार, ये किसके बराबर होगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होगा, ठीक है। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब कहोगे सर याद करना पड़ेगा, तो याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, 1 किलो में कितना होता है, 1000 वाट होता है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3600, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 36 इंटू 10 की पावर 5 आ जाएगा, ठीक। अब इसमें पॉइंट लगा हो तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा। तो 1 किलो वाट आवर अगर कहीं लिखा रहेगा ये एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, जूल है। 1 किलो वाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। मेगा वाट आवर लिखा रहेगा तो इसमें 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 9 जूल हो जाएगा। अगर यही मेगा वाट आवर लिखा रहेगा तो बस इसमें 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 6 और +3 मिला कितना हो जाएगा, 9 जूल हो जाएगा, ठीक। और कुछ देख लेता, कुछ छूटा तो नहीं। एक कन्वर्जन और देख लीजिए कि 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अगर जूल को कैलोरी को जूल में बदलना होगा तो हमको बस क्या करना है, उस कैलोरी को 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हम कन्वर्जन यहाँ भी कर सकते हैं, और इसमें कुछ नहीं दिया है। अब एक थोड़ा बहुत आप इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक शॉर्ट पीस ऑफ वायर होता है जो किस मटेरियल से बनता है ये डिपेंड करता है, ये मतलब पूछा जाता है कि किस मटेरियल से इलेक्ट्रिक फ्यूज को बनाया जाता है। तो उसको देख लेते हैं, बस थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद से कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे, फिर ये चैप्टर आपका तरीके से खत्म हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो वायर होता है, अब ये किस मटेरियल से बना था, तो जिस मटेरियल का बना रहेगा उस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस लिख लो, ठीक। मतलब मटेरियल का है, ये मटेरियल का है। आप घर में भी देखोगे कि एक ऐसे बोर्ड टाइप का रहता है, उसमें एक वायर लगी रहती है, कहते फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया, तो वो क्या होता है, वो तारी वहाँ से क्या होती है, हट जाती है, ठीक है, टूट जाती है एक तरह से। क्या तो वो कब होता है, जब हमारे यहाँ वोल्टेज क्या होता है, एक लेवल के बाद से ज़्यादा आ जाता है। जब ज़्यादा आ जाएगा तो क्या होगा, ये लो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब ज़्यादा आ गया तो ये कम टेम्परेचर पे क्या करे, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि किस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो रहा है, तो ये कम टेम्परेचर पे ही क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है, रेजिस्टेंस हाई है, तो मेल्ट कर जाएगा, तो टूट जाएगा, तो हमारे सारे अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का हम यूज इसीलिए अपने घरों में करते हैं, ठीक है। और इसमें स्विच के बारे में आप जानते ही हो, बाकी कुछ है नहीं। अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं अच्छे, ठीक। तो पहला न्यूमेरिकल मैं कराता हूँ, सर्किट दे रहा हूँ, आप भी साथ में सॉल्व करते रहिएगा। थ्री ओम, 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम और 6 ओम, ये 3.5 ओम, ये 2 ओम, ए है, ये बी है, ठीक। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, बी सी एंड ए सी। हमको निकालना है आर ए बी, आर बी सी, इसी पॉइंट है, और आर ए सी। तो आर ए बी अगर निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक करंट क्या हो रही है, सेम जा रही है। ये सर्किट ऐसे खाली नहीं है, बैटरी से जुड़ी होगी, ठीक है। तो ये अपने आप से समझ लीजिएगा बैटरी जुड़ी हुई है, यानी कि जुड़ा नहीं हो तो सर कैसे इसमें फ्लो कर रहा है करंट, ठीक। तो ये क्या हुआ, ए टू बी क्या है, सीरीज में है, तो सिंपल सा क्या होता है, सीरीज का फॉर्मूला R1 + R2, कितना हो जाएगा 2 + 3.5, कितना हो जाएगा 5.5 ओम। अब हम आर बी सी निकाल रहे हैं, तो आर बी सी क्या है, अब यहाँ तक करंट हमारा ऐसे चला था, ध्यान से देखिए करंट चला था। अब इस जंक्शन से क्या हुआ, बट गया ना, इधर हो गया I1, इधर हो गया I2, और एक इधर चल गया I3। फिर ये I1 इधर से गया होगा तो इधर आया होगा, I2 इधर से निकल के इस पॉइंट पे आया होगा, I3 इधर से निकल के इधर से आया होगा, और फिर ये जुड़ के आई के साथ बाहर निकल गए होंगे। तो आरबीसी क्या मतलब, करंट यहाँ से बट रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 1 ऐसे 1/RBC इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इक्वल टू हो जाए 1/3 + 1/6 + 1/6, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 1 + 1 तो हो जाएगा 4/6। अब ये आंसर नहीं है, बार बार बच्चे गलती ये करते हैं, टेस्ट कॉपी चेक करता हूँ उसमें बहुत सारी गलती ऐसे आती है, ये 4/6 आंसर नहीं है, ये आपका 1/RBC का वैल्यू है। तो RBC का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 6/4, ये जगह 2 3 6 2 2 4, तो 1.5 ओम आ जाएगा, ठीक। अब आपसे RAC पूछ रहा है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो पहले ये आपस में पैरेलल में थे, ठीक। तो मैं इस सर्किट को यहाँ दिखा भी देता हूँ, तो मैंने इसका इक्विवेलेंट निकाला था, तो क्या आया था 5.5 ओम, और B से C के बीच में जो पैरेलल वाला था उसका भी इक्विवेलेंट निकाला था, तो कितना आया था 1.5 ओम। अभी आपस में कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहा है ना, क्योंकि करंट सेम जा रहा है, तो क्या हो रहा है, सीरीज में दिख रहे हैं, तो बस सीरीज सीधा लगा दो, क्या हो जाएगा RAB + RBC, ये हो जाएगा 5.5 + 1.5, ये वैल्यू आ गई कितनी 7 ओम, 7 ओम आएगी, ठीक। तो ये आपका मैंने न्यूमेरिकल 1 करा दिया। एक और करा देता हूं इसी पे, आपके एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे।
ये कितना है, 1 ओम है, ये सी है और ये है 1 ओम, 1 ओम। ठीक, हमको निकालना इक्विलेटरल रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी, मतलब हमको आर ए बी निकालना है, कितना होगा। फिर यहाँ मान लेते हैं वी की वैल्यू मान लेते हैं कि 10 वोल्ट है। ठीक, तो करंट कितना होगा सर्किट में ये बताना है, और एसी में मतलब आई एसी में करंट कितना होगा ये बताना है। ठीक, ये 3 चीज़ हमको बताना है। तो पहले हम आर ए बी निकालते हैं। तो देखो हमको ए और बी के बारे में बस पूछा है, ए और बी के बीच में कितना होगा। तो हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ तक बी पे पहुँच जाएंगे। एक रास्ता यहाँ से यहाँ तक का है, मतलब यहाँ से आने के बाद से हमारे पास 2 रास्ते बन जा रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो कट रहा है ना, मतलब क्या डिवाइड हो रहा है, मतलब ये एक चीज़ पूरी और ये एक चीज़ पूरी, ये भी 1 ओम है। ये ए सी बी और ए बी ये दोनों आपस में कैसे पैरेलल है। तो लेकिन हम हाँ ठीक है ये पैरेलल है, लेकिन ए सी बी में ये ए सी और सी बी आपस में कैसे हैं, सीरीज में, क्योंकि यहाँ से जो करंट जा रहा है वही करंट यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, इसको मैं I1 I2 मान लूँ, तो यही I1 यहाँ तक पहुँच रहा है और यहाँ से इधर से I2 यहाँ तक पहुँचा है, फिर ये I1 कैसे निकल गया है, I1 प्लस I2 करके। ठीक, तो पहले हम इनको सीरीज में करते हैं, तो वो हो जाएगा कितना, मान लेते हैं इसको R1, इसको R2, इसको R3। तो R डैश इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2, मतलब 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 ओम। अब मैं पैरेलल में निकाल तो R इक्वलेंट निकालूंगा, मतलब R ए बी अगर निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पैरेलल हुए ये पैरेलल हुआ, कुछ गलत हो रहा है क्या। अच्छा, इसकी वैल्यू 2 ओम दी है, तभी को मैच क्यों नहीं आ रहा। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 ओम दी है, तो 1/2 और ये 1/2 हो गया। एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2/2। ठीक है, तो 1 ओम 2/2 मतलब 1/1, तो आर ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 ओम। अब हमसे पूछा करंट कितना होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता हो गया, आई इक्वल टू क्या होता है V/R, वी की वैल्यू 10 वोल्ट दी है और रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो करंट भी 10 एम्पियर, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक, अब क्या पूछा था IAC, करंट केवल AC में पूछा है, तो AC में अगर हमसे पूछा है तो हम क्या करेंगे, उसका करंट अलग है ना, मतलब I1 के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज तो सेम रहेगा 10 वोल्ट रहेगा, लेकिन यहाँ का रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, सेम ही आता, यहाँ पे काम करते हैं 5 वोल्ट रख लेते हैं, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 5 वोल्ट, तभी वही चीज़ आएगी क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अगर हमको AC के बारे में पूछा है तो हम क्या करेंगे, AC के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे, ना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे। वोल्टेज तो हर जगह सेम होगा, तो 10 वोल्ट और डिवाइडेड बाई ये RAC का रेजिस्टेंस है जो कि 1 ओम है, तो 10 वोल्ट बाई 1, तो यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा 10 एम्पियर ही आएगा, 10 एम्पियर ही आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। अब पावर वाले पे क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। तो पावर वाले पे कुछ अच्छे से क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन इस तरह का भी आ रहा है कि हाउ मेनी बल्ब ऑफ 25 watt glow in the circuit having fuse of 5 ampere and 250 volt कितने हमको बल्ब लगेंगे 25 वाट के जलाने के लिए, ग्लो करने के लिए, सर्किट में अगर 5 एम्पियर करंट जा रहा और वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट है। ठीक, तो एक बल्ब की पावर कितनी दी है, मतलब पावर ऑफ वन बल्ब कितना दिया है 25 वाट, ये दिया है ना। करंट कितना दिया है 5 एम्पियर, वोल्टेज कितना लिखा है 25 वोल्ट,
तो हमको कितना बल्ब ऐसे मतलब इससे हम जला सकते हैं, यही कह रहा है कि कितने बल्ब हम इससे जला सकते हैं। ठीक है, तो हमने 25, तो पावर इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, V इंटू आई, ये पढ़ा था ना, VIT था तो T हटा दिया था, तो P इंटू आई। अब हम क्या करेंगे, इस पावर को ही N से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि हमको ये पावर जो है वो एक बल्ब का हमको दिया है, एक बल्ब का कितना दिया है 25, और हमको N बल्ब, हम मान लेते हैं कि हमें नहीं पता कितने बल्ब लगेंगे, तो हमने उसको क्या माना N बल्ब के लिए। हम कहते हैं ना कि अगर एक आम का दाम 5 रुपये है, एक आम का दाम 5 रुपये है, तो 10 आम का दाम के लिए हम क्या करते हैं 5 इंटू 10। लेकिन हमको ये 10 वाला नहीं पता है, हमको एक बल्ब का पूछा है, एक बल्ब का पता है कि 25 वाट पावर का है, तो कितने बल्ब लगेंगे, तो उसको हम N मान लिए, तो N बल्ब के लिए क्या हो जाएगा 25 इंटू N, तो मैं वही कर रहा हूँ, N इंटू 25 इक्वल टू V की वैल्यू 250, I की वैल्यू 5, तो यहाँ से N की वैल्यू क्या आ जाएगी 250 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 25, तो यहाँ से कट जाएगा 10, तो N की वैल्यू कितने बल्ब लग जाएंगे 50 बल्ब। ठीक, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जा रहे हैं। ठीक, ये हमारा उस पर भी था, ये पावर वाले फॉर्मूले पे था। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ अच्छा सा। ऑन फ्लोइंग करंट, ये तो हमने पावर पे करा दिया, पावर का फॉर्मूला यूज करके। एक हम हीट एनर्जी पे करा देता हूँ, हीट एनर्जी पे करा देता हूँ एक। क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑन फ्लोइंग 3 एम्पियर करंट अप टू 5 मिनट्स, कितने मिनट तक 5 मिनट तक। तो पहले इसको सेकंड में ही कर लो, तो 5 इंटू 60 300 सेकेंड हो गया। करंट की यूनिट कितने एम्पियर की है 5 एम्पियर नहीं 3 एम्पियर की है। ठीक, इलेक्ट्रिक हीटर है, 3 एम्पियर की करंट है, एक हीटर को 5 मिनट तक चलाया जा रहा है 3 एम्पियर करंट पे, 60 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है 60 किलो कैलोरी। ठीक, फिर क्या कह रहा है, कैलकुलेट रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ हीटर, उस हीटर के वायर का हमको रेजिस्टेंस निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कितना होगा। ठीक, ठीक है, क्या दिक्कत है। अब देखो पहले 16 किलो जूल कैलोरी है, तो इसको चेंज कर लो जूल में, मैंने क्या बताया था, किलो में 10 की पावर 3 हो जाएगा, और 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। ये वैल्यू कितनी आ रही है 6 दूना 12, 1 6 चौक 24 1 25, 252 इंटू 10 की पावर 3 जूल। ठीक, यही है ना कैलकुलेशन। चलो ठीक है, अभी इसको ऐसे रखते हैं। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, H इक्वल टू आई स्क्वायर RT। अब मैंने इसको कैसे लगाया, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालना, हमको करंट दिया है, टाइम दिया है, H दिया है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा H अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी। H की वैल्यू 252 इंटू 10 की पावर 3, आई स्क्वायर R की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 3, और टाइम कितना है 300 सेकेंड। तो 2 जीरो से यहाँ कट जाएगा, एक 10 बचेगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 8 24, 3 4 12, और कटेगा ये 3 से फिर कट जाएगा, 3 2 6, एंड ये 2 बचेगा, तो 3 बटे 24, अब नहीं कटेगा ना, ये हो जाएगा 280 अपॉन 3। ठीक, 280 अपॉन 3 ओम, ये रेजिस्टेंस आ गया। अब हमको दूसरा क्या निकालता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने H इक्वल टू एक पढ़ा था V स्क्वायर बाई R इंटू टी, ये भी तो पढ़ा था। अब रेजिस्टेंस निकाल लिया, ये लगा लो। यहाँ हमने एक और पढ़ा था VIT, क्योंकि I भी पता है, तो दोनों लगा लो, कोई भी लगा लो। H की वैल्यू कितनी है हमारी 252 इंटू 10 की पावर 3 जूल, V की वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू 3 एम्पियर, और टाइम की वैल्यू 300 सेकेंड। यहाँ से V की वैल्यू क्या हो जाएगी 252 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 300, कट गया 10 बचा, 3 से फिर काटेंगे यहाँ 84 जाएगा, 3 से फिर काटेंगे यहाँ 28 जाएगा, तो वोल्टेज कितना आ जाएगा 280 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज का आंसर हो गया। तो मैंने इस पूरे वीडियो थोड़ा लंबा बनाया, और मैं इस बार सोचा कि एक ही बार में सारे चैप्टर को कवर कर दूं, पूरा चैप्टर आ जाए,
पार्ट पार्ट में आया। तो जितने न्यूमेरिकल बन सकते थे ठीक ठाक मैंने वो भी करा दिया, सबके कॉन्सेप्ट बता दिया। मेरे हिसाब से मैंने कुछ छोड़ा नहीं, जितने शॉर्ट में रिवीजन करा सकता था उसको रिवीजन करा दिया। होपफुली ये सेशन आपके लिए अच्छा हुआ। अगर आप ऐसे और मैराथन चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम मैथ्स का, एसएसटी का या साइंस का तो मैं ला ही रहा हूँ, तो उसको हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और भी कोई क्वेरी आपको इस वीडियो में किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो उनको एक ही वीडियो में काम की चीज़ें मिल जाए और वो अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। जो रिवीजन करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।